हेलो एंड ग्रेट वेलकम। मैं एजुकेटर कविता आप सबका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको करवाऊंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेसल नॉर्म्स। कितनी बार दुनिया में आए हैं ये बेसल नॉर्म्स, क्या इंडिया में भी उसी ईयर में ही एक्सेप्ट कर लिया गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से एजुकेशनल वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर कहानी शुरू होती है बेसल से, जो कि एक शहर है स्विट्जरलैंड का। जी हाँ, बेसल एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में है और यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल का एक बैंक एस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम है BIS। यहाँ पर लिखा हुआ है BIS, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। जी हाँ, और अभी अगर हम ये कहें कि इसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया था, क्योंकि बैंकिंग में जो भी इनस्टेबिलिटी आ जाती है उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में एक ग्लोबलाइजेशन वाला एक क्योंकि जितने भी हम डीलिंग करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, तो ऐसा ना हो कि अगर एक बैंक कोलैप्स कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के सभी बैंकों पे पड़े। तो हमारे नॉर्म्स, हमारी गाइडलाइंस इतनी टफ होनी चाहिए कि हमारा ये जो अस्थिरता वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें लिख दी हैं। बेसल जो कि स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ पर है BIS जिसको हम बोलते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। जी हाँ, और एट प्रेजेंट यहाँ पर इसके मेंबर्स की अगर बात की जाती है तो वो 45 मेंबर्स हैं जो जो कि बात करते हैं, जिसमें डिस्कशन होता है कि इंस्टेबिलिटी ना आए, और जिसमें हमारे इंडिया के गवर्नर भी इसके मेंबर हैं। और ये जो 45 मेंबर्स हैं, यूजुअली इसमें जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं हर एक कंट्री के, उनके गवर्नर्स को इंक्लूड किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं बेसल नॉर्म्स की, तो बेसल नॉर्म है टोटल तीन तीन बार बेसल आ चुका है। और अगर हम बात करते हैं बेसल यहाँ पे अगर इसके पिलर्स कौन से हैं, तो इसके तीन पिलर्स हैं। जी हाँ, इसके तीन पिलर्स हैं, एंड जिसमें हेडिंग हम लिखेंगे पिलर्स ऑफ बेसल। बेसल के तीन स्तंभ हैं, जिसमें पहला स्तंभ हो जाता है यहाँ पे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल, और इसमें हो जाएगा कि जिसमें हमने अपनी कैपिटल जो है ना उसको क्या करना है, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, आई थिंक हाँ ये वाला हम ज्यादा बेटर वे से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड। अब देखिए, क्या जितना हमारे पास कैपिटल होता है, पूंजी होती है, वो सारी की सारी पूंजी हम अपने बिजनेस में लगा देते हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा छोटा बिजनेस कीजिए, क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल भी तो चाहिए होगी ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो भी पैसा आपको चाहिए होता है, वो हो जाता है वर्किंग कैपिटल। तो इसीलिए सबसे पहले होता है कि मिनिमम कैपिटल, कम से कम जो भी आप पूंजी लगा रहे हैं उसको आप इतना मेंटेन कीजिए कि कल को अगर प्रॉफिट या लॉस या जो भी चीज होती है वो आप बियर कर सके। और अकाउंटिंग में तो ये सबसे बड़ा रूल भी बोला जाता है कि आप प्रॉफिट को एस्टिमेशन मत कीजिए, आप लॉस का एस्टिमेशन कीजिए, ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है, जो वित्तीय संकट होता है, उसका सामना ना करना पड़े। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि जितनी भी आप पूंजी लगा रहे हैं, जितना आपके पास टोटल है, वो सारी की सारी पूंजी मत लगाइए, उसमें से कुछ पूंजी आप अपने पास भी रखिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिलर। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप हो जाएगा सुपरवाइजरी का, सुपरविजन करना। यानी इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा सिस्टम है उसको प्रॉपर वे से हमें गाइडलाइंस देनी है, प्रॉपर वे से सिस्टम को चलाना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कोई एक कंपनी है, अगर कंपनी छोड़ दी जाती है सिर्फ लेबरर्स के ऊपर, या बाकी जो एम्प्लॉयज होते हैं
तो हमें नहीं लगता कि वो बिजनेस प्रॉपर वे से चल पाएगा, तो यहाँ पे बिजनेस डूबने का पूरा चांस हो जाता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पिलर बताया गया है बेसल का कि सुपरविजन करते रहिए। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, अगर उसको हम प्रॉपर वे से सुपरवाइज नहीं करेंगे, गाइडलाइंस नहीं देंगे, तो पूरा चांस है कि बच्चा बिगड़ सकता है। अगर हम प्रॉपर वे से बच्चे को एनालाइज कर रहे हैं, उसको अच्छी अच्छी एजुकेशन, अच्छे हम कह सकते हैं कि चीजें सिखा रहे हैं, तो उससे बच्चा चांस होगा कि वो सही डायरेक्शन में ही जाएगा, गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो सेम पॉइंट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है कि जब मैनेजमेंट टाइम टू टाइम ये देखती रहेगी, ऑब्जर्व करती रहेगी कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको टाइम टू टाइम सेटल कर दिया जाता है, तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे ग्रीवेंसेस यानी शिकायतें हो। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाएगा मार्केट की स्टेबिलिटी। मार्केट का एक तरह से स्थिरता रहना। तो मार्केट स्टेबिलिटी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है यहाँ पे बेसल नॉर्म्स का। तो मार्केट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अब देखिए, हमने देखा कि जैसे यूरोप में ये जो युद्ध चल रहा था, जिसमें हमने देखा यूक्रेन वर्सेस रशिया, इसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पे भी चला है। कई बार हमने देखा कि सेंसेक्स जो होता है वो कभी डाउन हो गया, या इस तरह से तेल के दाम ज्यादा बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अस्थिरता ना आ जाए, मार्केट की स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए दोबारा से हम इन्हीं 3 पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो कि 3 पिलर्स हैं बेसल नॉर्म्स के, जिसमें से सबसे पहला पिलर हमने ये देखा कि मिनिमम कैपिटल जो स्टैंडर्ड होता है, कि कैपिटल उतनी नहीं लगा देनी है जितना कि आपके पास है। क्योंकि हमने देखा अभी लॉकडाउन में मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस क्यों डूब गए, क्योंकि उन्होंने सारा का सारा पैसा लगाया हुआ था, और यह हम कह सकते हैं कि वही बिजनेस बच पाए जिनके पास कुछ ना कुछ पैसा, जिन्होंने रिटेन किया हुआ था, जो अपने वर्कर्स को दे पाए। तो फर्स्ट पॉइंट होप सो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पिलर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है कि हमें सुपरविजन करते रहना है। जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमने अपने एफर्ट में काम करना है, मतलब एफर्ट्स लगाने हैं उसको दूर करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है। थर्ड पॉइंट हो जाता है मार्केट की स्टेबिलिटी। मार्केट इनस्टेबल ना रहे, हमने अपने रूल रेगुलेशन ऑलरेडी इतने बेस्ट लगाने हैं, मतलब उनकी फॉर्मेशन करनी है कि सब चीजें प्रॉपर वे से चले। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे बेसल नॉर्म्स हैं, ये कितनी बार आ चुके हैं। क्या हमने उसी ईयर में एक्सेप्ट किया जब ये नॉर्म्स, जब ये बेसल नॉर्म्स बनाए गए थे? तो ओके, अब हम देखते हैं कि कब कब दुनिया में बेसल नॉर्म आए। देखिए, जो बेसल नॉर्म है ये टोटल 3 बार आ चुके हैं। सबसे पहला जो बेसल नॉर्म होता है, सबसे पहले बेसल नॉर्म यानी हम कह सकते हैं बेसल 1 आया था, और ये बेसल 1 वर्ल्ड में आया था 1988 के अंदर। जी हाँ, 1988 के अंदर आया था, लेकिन इंडिया ने उसी ईयर एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लग गया अपने बैंकिंग सेक्टर को और ज्यादा रिफॉर्म करने के लिए, और बेटर उसमें हम कह सकते हैं कि बेटर क्वालिटी डालने के लिए। तो हमने इसको एक्सेप्ट किया। इंडिया ने बेसल 1 को कब एक्सेप्ट किया? तो लगभग लगभग 10 साल के बाद, 1997 टू 1998 हम कह सकते हैं, जब हमने पहली बार बेसल को अपनाया इंडिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इसका वर्जन आया जिसको हम बोलते हैं बेसल 2 के नाम से, जिसमें और थोड़े बेटर गाइडलाइंस दिए गए और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई, और यहाँ पर ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2000 हम कह सकते हैं 4 के अंदर ये आए। और इंडिया में कब एक्सेप्ट किया बेसल 2 को? ये किया 2006 के अंदर। 2006 के अंदर इंडिया में एक्सेप्ट किए गए, इंडिया में बेसल 2 को अपनाया गया। एंड देन अभी जो है बेसल 3। जी हाँ, नेक्स्ट आ जाता है बेसल 3, जो कि अब तीसरा जो चल रहा है बेसल नॉर्म्स, और इसका एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं, और ये आया था 2010 के अंदर, और इंडिया में इसको 2013 के अंदर एक तरह से एक्सेप्ट किया गया। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे हमने बेसल के बारे में जाना,
और बेसल के पिलर्स जो हैं, 3 पिलर, उसके बारे में जाना। जो 3 स्तंभ हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग होती है उसके भी पिलर बनाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे कोई भी अर्थव्यवस्था जो है, बैंक की अर्थव्यवस्था जो है, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी ना आए, तो यहाँ पे भी गाइडलाइंस बनाए गए हैं। फिर हमने ये देखा कि जो बेसल जो है ये कितनी बार दुनिया में आए और इंडिया में इसको कब कब एक्सेप्ट किया गया। एक चीज और इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, CAR को ये नॉर्मली रखा गया है 8% का, लेकिन हमारे RBI की तरफ से इसको एड ऑन किया गया है 9%। अभी मैं आपको बताती हूँ CAR क्या होता है। CAR, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म कर लेते हैं, CAR। जी हाँ, आई थिंक यहाँ पर विजिबल है। CAR, इसको हम बोलते हैं CRAR भी बोला जाता है, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कैपिटल, C से हो जाएगा कैपिटल, A से हो जाएगा एसेट, कैपिटल एसेट, कैपिटल टू, ओके, कैपिटल और एसेट हो गई, और CRAR का मतलब हो जाएगा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। कैपिटल एंड एसेट, ऐसे लिख देती हूं मैं इसको दोबारा से यहाँ पर, कैपिटल एंड एसेट रेशियो, कैपिटल एंड एसेट रेशियो, ये हो गई है कार की फॉर्म, फुल फॉर्म यहाँ पे। और CAR को एक और दूसरा नाम बोला जाता है CRAR के नाम से भी, यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यहां पर हो जाएगी। और बेसल ने इसको माना है 8%, बट RBI ने ये कहा है कि हम इसको 8 नहीं बल्कि 9% लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, और इंडिया में 1% ज्यादा क्यों लिया हुआ है? तो इसके पीछे रीजन, सबसे पहले देखिए, CAR कैपिटल टू एसेट रेशियो का मतलब होता है, देखिए जैसे आपके पास जितनी भी पूंजी होती है, आपके पास कहने का मतलब है बैंक्स के पास, क्या बैंक सारा का सारा पैसा लोन में दे देंगे? बताइए। हमें पता है कि बैंक को सबसे ज्यादा रिवेन्यू यानी आय होती है लोन देके, बट बैंक जितना भी पैसा होता है सारा का सारा पैसा लोन में नहीं दे सकते, क्योंकि वो पैसा हो सकता है वो वापस ना मिले, वो रीपे ना हो। तो इसीलिए ऐसी पूंजी, ऑलरेडी जो टोटल पूंजी होती है उसमें से 9% को ऑलरेडी प्रिजर्व कर लिया जाएगा, उसका लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो दोबारा से लोन मिले ना, रिकवर ना हो। तो इसीलिए, क्योंकि इंडिया में लोन दिया जाता है फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को, या जो पुअर वगैरह होते हैं उनको भी दिया जाता है, कई बार उस लोन की रिकवरी नहीं होती है। तो इसीलिए इंडिया में इस रेशियो को 8% नहीं बल्कि 9% रखा गया है। तो होप सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, आज हमने जो डिस्कस किया बेसल नॉर्म्स के बारे में। तो होप सो आपको ये छोटा सा एजुकेशनल वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।